वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। सवाल हो चला है, सवाल देश का है का, और सवाल देश का है कि में आज बात स्कूलों की होगी। दरअसल आज सरस्वती पूजा भी है और सरस्वती पूजा के दिन एक ऐसे विवाद की चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई है। राहुल गांधी ने ऐसा ट्वीट कर दिया है जिस पर बहस करनी बहुत जरूरी हो गई है। दरअसल कर्नाटक के कुछ कॉलेजों में छात्राएं हिजाब पहनकर जाने पर अड़ी हुई है। स्कूल प्रशासन ने उनकी एंट्री रोक दी है क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्कूलों में स्कूल के ड्रेस के अलावा किसी भी धार्मिक पहचान को अलाउड नहीं किया जा सकता, एंट्री नहीं दी जा सकती। जिसके बाद छात्राएं धरने पर बैठ गई और जनवरी से यह विवाद चला आ रहा है। अब यह विवाद कर्नाटक से दिल्ली पहुंच चुका है। संसद में भी इसकी गूंज हुई, कुछ लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने सरस्वती पूजा से इसे जोड़ते हुए ट्वीट किया और कहा कि लड़कियों के भविष्य को सरकार बर्बाद कर रही है। इसलिए सवाल देश का है में आज बात इसी पर कि क्या शिक्षा में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है? स्कूलों में हिजाब जरूरी है या फिर पढ़ाई और हिजाब पहनने पर क्यों अड़ी है छात्राएं? सवाल देश का है में बात इसी पर। तो यह विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ, जहां के उडुपी के एक कॉलेज में छात्राएं जो है वो हिजाब पहनकर आने पर अड़ी हुई है। स्कूल प्रशासन ने उन्हें एंट्री देने से मना किया तो वो धरने पर बैठ गई है और वो भी अड़ी हुई है कि हम हिजाब पहनकर ही स्कूलों में आएंगे। इसके पीछे उनकी मंशा क्या है ये तो वही बता सकती हैं। और ये विवाद कर्नाटक के अब तमाम अलग अलग स्कूलों में पहुंच गया है। इसके विरोध में धार्मिक संगठन भी इसमें कूद पड़े हैं और कहा है कि अगर छात्राएं हिजाब पहनकर आएंगी तो फिर हिंदूवादी संगठनों ने कहा है कि हिंदू छात्र भी भगवा स्कार्फ गले में डालकर स्कूलों में जाएंगे, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कर्नाटक की तस्वीरें जहां पर छात्र जो है भगवा स्कार्फ डालकर स्कूलों में पहुंच रहे हैं उसके विरोध में, और छात्राएं जो है वो हिजाब पहनकर स्कूलों में गई हैं जिन्हें गेट पर रोक दिया गया है। अब इस पर विवाद भी हो रहा है। दिल्ली तक इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। संसद में भी यह मामला उठा है, डीएम की ने इस मामले को उठाया। हाई कोर्ट में भी इसको लेकर एक याचिका दर्ज की गई है, वहां पर मुस्लिम संगठन है उसकी ओर से, और कहा गया है कि मौलिक अधिकार है छात्राओं का कि वो क्या पहनकर आना चाहती है। तो ये विवाद जो है अब यहां तक दिल्ली तक पहुंच गया है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि छात्रों के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती है, वो भेद नहीं करती। यह राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस को नया राजनीतिक विवाद रंग दे दिया है। इसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है और भाजपा अध्यक्ष उस पर रिप्लाई किया उन्होंने कर्नाटक के, और कतिल साहब जो है उन्होंने बोला कि तालिबानीकरण की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो इसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि शिक्षा में क्या धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके पीछे कौन है? स्कूलों में हिजाब जरूरी है या फिर पढ़ाई जरूरी है? और भारत में तालिबानीकरण करने की ये किसकी साजिश है? चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी शाही जी है भारतीय जनता पार्टी से, मखदूम खान साहब कांग्रेस से हैं, एचएस रावत साहब हिंदू धर्म गुरु है, फरत अली खान साहब है मुस्लिम स्कॉलर हैं, और दिलीप यशवर्धन साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक है, वरिष्ठ पत्रकार है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मखदूम खान साहब के पास ही जाना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि इसको राजनीतिक रंग भी देने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी साहब का इस पर ट्वीट आया है। मखदूम खान साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अगर कुछ छात्राएं वहां की इस मांग को लेकर अड़ी हुई है कि हिजाब पहनकर स्कूलों में आने देना चाहिए, स्कूल का अपना तर्क है कि जो वेशभूषा स्कूल की निर्धारित है, क्योंकि समानता की बात होनी चाहिए, सेक्युलर मुल्क है, उसमें एक स्पेशल पहचान किसी को नहीं दी जा सकती। उसको, उस विवाद को राजनीतिक रंग देकर राहुल गांधी क्या तालिबानीकरण को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? क्या आप महिला, एक तरफ तो आप कहते हैं कि लड़की हैं लड़ सकती हूं, उस लड़की को आप हिजाब के दायरे में क्यों बांधना चाहते हैं? मखदूम खान साहब। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा मुल्क है वो
अलग अलग तरह की संस्कृति से बना हुआ है। जी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग कल्चर है, रहने का, पहनने का, पूजा पद्धति का, सभी का अपना अपना हक है और लोग इसको मानते भी हैं। जी। जिस तरीके से आपने देखा कि सर ढकने पे कहीं भी कोई पाबंदी नहीं है, स्कूल की वही ड्रेस है, लेकिन बच्चियां, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा पर्दा भी कराना चाहते हैं, और इसके तहत अगर हिजाब पहनकर आती है, इसमें कोई किसी लोगों को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी अगर कोई हिंदू बच्ची उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद अगर वो सिंदूर लगाती है या बिंदी लगाकर आती है, तो क्या उस पर मनाही होगी या उस सिंदूर को हटाया जाएगा? देखिए है क्या, हमारे सिख जो बच्चे हैं वो सिख बच्चे अपना केश जो है पगड़ी बांध कर आते हैं, क्योंकि ये उनका अपना अकीदा है। इसी तरीके से मुस्लिम अकीदे के तहत अगर हिजाब पहनकर आती हैं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये सबका अपना अपना राइट है। लेकिन क्या है कि हर जगह पे हिंदू मुस्लिम करना कुछ लोगों की इन्होंने एक अपना शौक बना लिया है, और राजनीति चमकाने के लिए लोग बार बार लोगों को झुंड इकट्ठा कर लेते हैं, जो आपके और हमारे सामने है। अगर बच्चियां पढ़ना चाहती हैं और हिजाब में आना चाहती हैं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इससे। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज हिजाब की मांग की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी वहां के ये लोग कह रहे हैं कि आज हिजाब की परमिशन दे दी जाएगी, कल ये कहेंगे कि एक मस्जिद भी बनवा दीजिए स्कूल में, क्योंकि हमारा तो नमाज भी पढ़नी होती है हमको, क्योंकि वो भी अंग है, धार्मिक अंग। आप कहेंगे कि वो भी जरूरी है, फिर वो तो भैया प्रेयर तो होनी चाहिए ना, तो कहेंगे कि वहीं एक कोने में बनवा दीजिए। पर्दे में आना चाहिए। नहीं, बात सुनिए। और जो आपका तर्क है, कल राजस्थान के, नहीं मखदूम खान साहब, तर्क वही दीजिए थोड़ा सा। कल राजस्थान के स्कूलों में वहां के राजपूत कहने लगे नहीं हम घूंघट ओढ़ के अपनी लड़कियों को भिजवाएंगे क्योंकि ये हमारी परंपरा है। क्या इसको आप मतलब थोड़ा सा राजनीति से उठकर, मखदूम खान साहब, मैं आपको, ये बच्चों के भविष्य का, हमारे भारत के भविष्य का सवाल है, हम स्कूली शिक्षा को किधर ले जाना चाह रहे हैं, इसमें राजनीतिक मत हुई आप। मैं थोड़ा आपसे निजी भी जानना चाहूंगा, क्या यह सही है? क्योंकि कल कोई कहेगी नहीं हम बेटियां स्कूलों को घूंघट उड़वा के भेजना चाहेंगे, क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है? देखिए, हिजाब पहनने में कोई बुराई नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं। नहीं, घर में पहनिए, किसने मना किया? घर में पहनिए, आप संसद में पहन के जाइए, लेकिन स्कूल जो है, समानता की हम बात करते हैं। आप एक तरफ तो बात करते हैं कि मुल्क सबके लिए समान होना चाहिए, सेक्युलर मुल्क होना चाहिए, और फिर आप कहते हैं कि वहां एक स्पेशल आपको पहचान भी दी जाए। क्यों इस तरह के? और हिजाब, क्या हिजाब पहनने से ज्यादा बौद्धिक हो जाएंगे हम लोग, या ज्यादा बुद्धि दिमाग में आ जाएंगी, या कम पढ़ाई हो पाएगी? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हिजाब इतना जरूरी क्यों है स्कूलों में, और अचानक से क्यों जरूरी हुआ? पहले से नहीं था ये अचानक से जरूरी हो गया है। देखिए, पर्दा एक अहम हिस्सा है इस्लाम का भी, और न सिर्फ इस्लाम का, भारतीय संस्कृति का भी एक बड़ा हिस्सा है जी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बात हिंदुस्तान की है, जो हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में एक फेमस था अपनी सेकुलरिज्म के लिए, कि जिस तरह से आपने देखा कि अंकुश लगाए जा रहे हैं सेकुलरिज्म पे। न्यूजीलैंड में भी जो मुस्लिम पुलिस अधिकारी हैं उनके लिए भी हिजाब को हाँ कर दिया, इजाजत दे दी गई है। इसी तरह अमेरिका में भी दे दी गई है। लेकिन हमारे मुल्क में जिस तरीके से 2014 के बाद एक तरफा जो बात हो रही है, आपके हमारे सबके सामने है। ठीक है, मैं आऊंगा मखदूम खान साहब, आपके पास आऊंगा। आपने कहा कि हिजाब जो है इस्लाम का एक अभिन्न अंग है और इसलिए परमिशन दे दी जानी चाहिए। हालांकि अभी ये बात क्यों उठ रही मेरे समझ से परे है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपको तो जानकारी होगी, ट्यूनीशिया है, मोरक्को है, अजरबैजान है, लेबनान है, सीरिया है, ये सारे इस्लामी मुल्क भी है, कोसोवो है, ये जो सारे इस्लामी मुल्क है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर कड़ा नियम है कि स्कूल में हिजाब पहनकर लड़कियों को परमिशन नहीं है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो ये इस्लामी की मुल्क है, यहां पर इस्लामी का अगर हिजाब अभिन्न अंग है तो इन मुल्कों में परमिशन नहीं है कि स्कूलों में पहन के नहीं आ सकती बेटियां। अब यहां आप कैसे मांग कर रहे हैं मेरे समझ से परे। मैं शाही जी के पास जाना चाहूंगा। अश्विनी शाही जी, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी इस पर अड़ी हुई है और आप पर आरोप है कि भैया वो बच्चियां अगर जाना चाहती है हिजाब पहनकर तो क्या दिक्कत है, आने दीजिए उनको, स्कूलों में पढ़ने दीजिए, आप उनका भविष्य लूट रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं। शाही जी, तरह से जो है कुछ भी, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हाँ। लेकिन राहुल गांधी को अगर इतना ही दर्द है तो जिस देश के वो प्रवक्ता हैं इनके, वहां पर नमाज चालू करा दें, ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा, जिस राज्य से वो सांसद हैं उस राज्य में हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको बदलवा दें,
वहां पर भी पुलिस में भर्ती के लिए केरल में भी किया था कि हम हिजाब पहन कर आएंगे, लेकिन सरकार वहां की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट मना किया कि नहीं, सड़कों पर हिजाब पहन के कोई पुलिस वाला नहीं रहेगा। इस जो संस्था में जहाँ का ये विवाद है, उस संस्था में जनवरी के पहले जब नामांकन होता है तो वहां के चीफ ने सबको ये नियम है, समानता का अधिकार है, सब लोग आप लोग स्कूल तो आइए, हमारे स्कूल में आइए हिजाब पहनकर, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन क्लासरूम में अगर आप आती हैं तो आपको हिजाब हटाना पड़ेगा। तो ये सीधी सी बात है। जनवरी के पहले सप्ताह तक सब ये कुछ ठीक चला। राहुल जी देखिए, यहाँ मामला ये है कि 15 जनवरी के पहले तक तो ठीक था ये मामला। उसके बाद किसने शरारत की, क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बाद ये लड़कियां वहां पर आने लगी हिजाब पहन के, और उसके खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन की बात की। लेकिन पहले जब नामांकन के समय बताया गया तो उन्होंने उसका पालन किया। तो राहुल गांधी जी को तो ये भी पता चाहिए ना कि हम केरल में क्यों नहीं लागू करा रहे हैं। और यहाँ पर मैं तो कहता हूं कि अगर समानता का अधिकार है, ये देश सेकुलर राष्ट्र कांग्रेस ने बनाया है, पहले तो सेकुलर नहीं था, लेकिन सेकुलर सब तो इन लोगों ने ही जोड़ा, तो अब क्यों उसमें क्या दिक्कत है कि लड़कियां भी समानता का अधिकार में पढ़ाई करें। अगर वहां मजहबी पढ़ाई करनी है तो मदरसा है उनके लिए, वो मदरसों में पढ़ाई करें। जिसको अगर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो। एक अभी हमारे कांग्रेस के भाई ने बिंदी और सिंदूर की तुलना हिजाब से कर दी, तो ये तो बड़ी वो है। आपने उसका उदाहरण देकर काट दिया। मुझे नहीं कहना है कि राजस्थान में औरतें कहेंगी हमको घूंघट में जाना है तो घूंघट का भी एक वो नियम किया जाए। तो इन लोगों के तर्क जो है एक तथ्यहीन है। और आज के डेट में मैं कहता हूं कि स्कूल का जो नियम है उस नियम का सबको पालन करना चाहिए। स्कूल आइए, लेकिन क्लासरूम में बगैर हिजाब के पढ़िए। सारे यूनिफॉर्म क्यों बनाया जाता है स्कूलों में? समानता के लिए बनाया जाता है, ना अमीर ना गरीब, ना जात ना धर्म ना मजहब, इसलिए स्कूल का यूनिफॉर्म होता है। और उसमें भी आप अगर धर्म को घुसा रहे हैं तो ये आपके हिंदुस्तान के लिए बड़े ही शर्म की बात है और दुखद घटना है ये सुनिए। ठीक है, फरहत अली साहब है हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर है, वो कुछ कहना चाह रहे थे, उंगली उठा रहे हैं। फरहत अली साहब आप बोलिएगा जरूर, लेकिन मेरा एक सवाल है उसका भी आप जवाब दे दीजिए, चूंकि आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। जैसे मखदूम खान साहब ने कहा कि इस्लाम का एक अभिन्न अंग है आपका बुर्का हो गया या हिजाब हो गया, कोई दिक्कत नहीं इससे। आज तक भारत में इसका किसी ने विरोध नहीं किया कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब नहीं पहनना चाहिए, बुर्का नहीं पहनना चाहिए। लेकिन स्कूलों में एक उसका नियम है, कायदे है, कानून है। अचानक से एक मामला उठता है कि नहीं स्कूलों में भी हमें पहन के जाना है, और जिसका विरोध शुरू होता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं इस्लामिक स्कॉलर के नाते, क्या इतना जरूरी है कि स्कूल में भी आप हिजाब बिना हिजाब पहने नहीं जा सकते हैं? और अगर गए तो फिर आप इस्लामिक शरिया या इस्लामिक जो आपके प्रैक्टिस है उसको मानने वाले नहीं होते, आप इस्लाम से बाहर हो गए। क्या इस तरह की कोई व्यवस्था है? देखें, इस्लाम में बहुत सी सहूलतें दी गई हैं जी। पहली सहूलत तो ये है कि घर में महिला रहे, घर में पढ़ाई करे, कि उसकी पर्देदारी कायम रहे। दूसरी है कि वो मदरसों में जाए जहाँ दीनी तालीम होती है और लड़के लड़कियां अलग पढ़ते हैं जी, तो वो हिजाब पहन के जा सकती है जी। तीसरी सामाजिक तालीम है, तो जो सामाजिक तालीम जिस भी मुल्क में जिस तरीके से दी जाती है, आप घर से अपने निकलें, हिजाब में निकलें, बुरखे में निकलें, जो स्कूल में जब आप एंटर करें तो जो वहाँ के नियम है, जो वहाँ के उसूल हैं, वो आप फॉलो करें। अगर स्कूल प्रशासन ये कहता है कि आप हिजाब नहीं पहनेंगे, तो लाजमी सी बात है स्कूल के जो वो था वो आपके पास नहीं गया था, एडमिनिस्ट्रेशन। आप स्कूल के पास आए थे, तो स्कूल के पास जब आए थे तो स्कूल को फॉलो करने के लिए सारी हमारी जो दीनी मजहबी बहनें हैं वो जहन बना के आई थी। जैसे अभी आप ले लीजिए कि अगर मैं हमारे यहाँ मुसलमानों में टीवी पे दिखना बिल्कुल जो है वो नाजायज करार दिया गया है, बचवे भी होते हैं, लेकिन अपनी बात को समझाने के लिए हम लोग टीवी पे आते हैं जी, क्योंकि अब ये जरिया बन चुका है। इसी तरीके से जो तालीम है, चाहे एमबीबीएस की तालीम हो, इंजीनियरिंग की तालीम हो, पायलट की तालीम हो, एयर होस्टेस की तालीम हो, तो वो नियमों को फॉलो किया जाएगा। जो अपने राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने विवाद खड़ा किया है, उनको पहले जानकारी लेना चाहिए। लेकिन जैसे अभी आपने देखा कि नकाब पे पाबंदी पूरे मुल्कों में थी,
लेकिन कोरोना आया तो हर किसी ने नकाब लगा लिया। यहाँ तक कि हम बैंक में जाते हैं सर, तो पहले वो हेलमेट उतरवा दिया करते थे, कोई भी चीज आप रख नहीं सकते थे। आप जब तक मास्क नहीं हो, उसको भी हम नकाबी बोलेंगे, अगर उर्दू में मास्क को नाम दिया जाए तो वो भी नकाब का होगा। तो इसमें जो अन्य संगठन जो खामा-खाई में विवाद खड़ा कर रहे हैं कि साहब हम तो शाल पहना के भेजेंगे, भाई उनको लड़ाई स्कूल के प्रशासन से लड़ना चाहिए, ना कि किसी हिंदू या मुसलमान से। और मुसलमान नहीं, लड़कियों फरहत अली को साहब, ये किसी से लड़ाई लड़ी नहीं जा रही। दरअसल स्कूल प्रशासन से ही ये कहा जा रहा है कि अगर भाई उनको आप परमिशन देंगे तो हम भी भगवा पहन के आएंगे। ये तो विवाद नहीं होना चाहिए, इस पर मैं आगे आऊंगा। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल सहूलियतें दी गई है इस्लाम में, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें किसका ये हो सकता है, कौन ये जो शिक्षा में जो है आप धार्मिक कट्टरवाद क्यों घुसा रहे हैं, किसका इसमें फायदा हो सकता है, क्यों लड़कियों को उकसाया जा रहा है? उनकी पढ़ाई, जाहिर बात है कि अगर उनको स्कूल में एंट्री नहीं मिल रही तो पढ़ाई उनकी बाधित हो रही है, नुकसान तो उन्हीं का हो रहा है। जी राज साहब, जी। धर्म कोई भी हो कट्टरवाद की तालीम नहीं देता, ना तो चाहे हिंदू धर्म हो वो भगवा की तालीम देता है, ना मुसलमान धर्म जो है वो नकाब की तालीम देता है। ये चंद हम जैसे लोग जो हैं वो विवाद पैदा कर देते हैं, जिसमें देश को भावनात्मक, जो ये लोग होते हैं, मैं इसको कहूंगा ये भावनात्मक आतंकवाद है जो परोस दिया जाता है कि हम किस तरीके से आपस में एक दूसरे से नफरतें करें। मैं अपनी छोटी बच्चियों को, अपनी बेटियों को आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि वो स्कूल में तालीम हासिल करना जाए, अच्छी तालीम के लिए जद्दोजहद करें, संघर्ष करें, मेहनत करें, लेकिन वो इस चीज के लिए मेहनत नहीं करें, ना धरने पे बैठे कि नकाब जरूरी है, और नकाब जो है वो जरूरी नहीं है। चलिए फरहत अली खान साहब, आपने एक तो बात बता दी। मखदूम खान साहब हालांकि वो कह रहे थे कि नहीं बहुत जरूरी है, आपने उनको समझा दिया कि इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, सहूलियतें दी गई है। मैं दिलीप साहब के पास जाऊंगा, फिर हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी है HS रावत साहब, उनके पास जाऊंगा। दिलीप यशवर्धन साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अचानक से एक भी विवाद खड़ा होता है कर्नाटक से, और कर्नाटक से लेकर वो संसद के सत्र में, बजट सत्र में भी उसका मुद्दा उठाया जाता है विपक्षी पार्टियों की ओर से, और फिर राहुल गांधी जी आज सरस्वती पूजा के दिन उसको जोड़ के एक ट्वीट कर देते हैं और पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन जाता है। क्या इसके पीछे इंटरेस्ट हो सकता है और अचानक ये मुद्दा क्यों आया? एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते क्या आप समझ पा रहे हैं इसके पीछे की क्या साजिश हो सकती है? सुनील जी, मैं जो बात कहूंगा हो सकता है वो आपको रेलेवेंट ना लगे, अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत रेलेवेंट है। जी। इस देश में बहुत सारे विवादों का कारण इस देश में लगातार होते रहे चुनाव होते हैं। जी 24 हर दिन कहीं ना कहीं, मतलब हर दिन नहीं लेकिन हर समय कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेश में किसी ना किसी तरीके के जो चुनाव होते हैं, जो राजनीति राउंड द ईयर इस देश में होती है, तो बहुत सारे विवाद इस राजनीतिक परिणाम के वजह से होते हैं। अब ये जो अचानक से विवाद खड़ा किया गया, मैं ये कहता हूं कि इसको धर्म से जोड़ के ना देखा जाए, तो राजनीति से जोड़ के ना देखा जाए। हर चीज का अगर हल कहीं है तो वो कानून के अंदर है। कानून क्या कहता है? क्या हमारा एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि स्कूलों में जो ड्रेस होती है उस ड्रेस के अलावा हम कोई अपना धार्मिक पहचान बना करके स्कूल आ सकते हैं? सरदारों की बात अलग होती है क्योंकि वो उनका परमानेंट रहता है, सरदारों की पगड़ी रहती है, लेकिन जो सरदार में लड़कियां होती, फीमेल्स होती हैं, वो भी सर पे चुन्नी बांधती हैं, वो भी जब गुरुद्वारे जाती है तो सिर ढका होता है, लेकिन स्कूल जाते समय ऐसा करना जरूरी नहीं होता है। और इस्लाम में जो भी बातें कही गई हैं, जो भी पर्दा की बात कही गई है, पर्दा होना चाहिए। पर्दा होना, जो मुस्लिम लॉ है, जो इस्लाम का धर्म है, वो धर्म अपनी जगह पर, और इस हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की भारतीय संविधान में इजाजत भी दी गई है, लेकिन उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू मोरालिटी। तो जहां पर एजुकेशन की बात आ रही है वहां पर पर्दा नसीली की क्या जरूरत है, वहां पर हिजाब की क्या जरूरत है? और अगर आपको पर्दे में रहना है तो आप एजुकेशन लेने मत जाइए। एजुकेशन आदमी के विचारों को खोलता है, ना कि उसके विचारों को और संकीर्ण बनाता है। और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सुनील जी की राजनीति से प्रेरित है। ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा खड़ा करने के लिए, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो, चाहे वो सत्ता की तरफ से, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो, क्योंकि एक राजनीतिक डिस्टर्बेंस जो बना रहता है, वो राजनीतिक डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं इलेक्शन में किसी को फायदा और किसी को नुकसान देता है, और जो सामाजिक भावनाएं होती है वो आहत होती हैं। तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं,
इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कानून की नजर से देखिए कि कानून क्या कहता है। जैसे इसके ऊपर पिटीशन भी फाइल हुई है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 में। तो आर्टिकल 14 का तो कहीं कोई मतलब बनता नहीं है इस वाले इशू में। आर्टिकल 25 में जरूर कहा गया कि हर आदमी को अपने धर्म की मानने की जरूरत है, लेकिन वहां पर एक कंडीशन भी लगाई है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू मॉरलिटी। तो ये जो पब्लिक प्लेस है जहां पर आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं और एजुकेशन लेने जा रहे हैं, तो एजुकेशन लेते समय किसी भी पर्दे की, किसी भी हिजाब की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और इसको धार्मिक पहचान बनाए जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। ना तो भगवा पहनने की इजाजत होनी चाहिए, ना हिजाब पहनने की इजाजत होनी चाहिए। स्कूल की ड्रेस है, सिर्फ और सिर्फ वही अलाउड होनी चाहिए सबके लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यशवर्धन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और तमाम मेहमान कांग्रेस को छोड़ के अगर बाकी मेहमानों से हमने बात की तो उनका कहना ये कि स्कूल में या शिक्षा के मंदिर में, जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जब हम विचार अपने जहन को खोलने के लिए जाते हैं और वहां इस तरह की चीज को हम बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। खासतौर पर कांग्रेस पॉलिटिकल, जाहिर तौर पर है, भारतीय जनता पार्टी भी इस पर वहां सत्ता में है, कर्नाटक में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में चुनाव भी है। कांग्रेस की जो सरकार है, पूर्व सीएम सिद्धरमैया साहब है, उन्होंने इसके पक्ष में बयान दिया है कि नहीं, वो अगर वो चाहते हैं तो उनको आने देना चाहिए। अब क्या इंटरेस्ट है पॉलिटिकल, ये तो समझने की बात है, लेकिन हाँ, इससे देश में जो जिस तरह के कहा जा रहा है कि एक बंटवारा जरूर हो रहा है और एक नए तरह की बहस जिस पर पहले कभी हुई नहीं, किसी को आपत्ति नहीं हुई, और आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर इस पर बहस होगी, चर्चा होगी, आपत्ति होगी। जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कई देशों में तो बुर्के का भी बैन लगा दिया गया, तो उस पर चर्चाएं होगी। हमारे साथ रावत साहब है। रावत साहब, मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि कोई धर्म विशेष के लोग अगर कुछ पहन के आना चाहते हैं तो क्या हिंदुवादी संगठनों को उसमें कूदना जरूरी है कि नहीं, आप ये करेंगे तो फिर हम भी ये करेंगे? क्योंकि जिस तरह की वहां घटनाएं हुई कर्नाटक में, तो हिंदू संगठनों की वहां एंट्री हुई है कुछ, और उन्होंने कहा कि हम भी भगवा पहना कर भेजेंगे फिर अपने बच्चों को। देखिए सुनील जी, क्रिया की प्रतिक्रिया तो हर जगह होती है जी। अगर आप इस तरह से मान्यता देंगे एक स्कूल के अंदर अगर लड़कियां हिजाब पहन करके आती हैं तो वहां का स्कूल का जो ड्रेस कोड है वही फॉलो करना चाहिए। ऐसे तो कल को आप पुलिस के अंदर जो लड़कियां भर्ती होती हैं वो बोलेंगे हम तो हिजाब पहन करके आएंगे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कल को सीआरपीएफ आर्मी के अंदर लड़कियां जाएंगी तो क्या वो हिजाब पहन करके वहां पर युद्ध लड़ेंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जहाँ ड्रेस कोड है, अब मान लो कोई वकील बनती है, बहुत सारी लड़कियां वकील हैं, मुसलमान ऐसा नहीं है वकील नहीं है, जज भी बहुत सारी है, तो क्या हिजाब पहन करके वहां पर वकालत करेंगे? इसलिए ये बेमतलब के तूल दिया गया है। मैं तो ये कहता हूं कि एजुकेशन जो है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका एक ड्रेस कोड होना चाहिए। इससे अनुशासन मिलता है, अनुशासन में रहने की एक आदमी अपने को पालन करता है कि हमने इस ड्रेस कोड को फॉलो किया और वो भविष्य में भी अनुशासन में रहना चाहता है। इसलिए इसको तूल न दे करके, ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है सुनील जी, जिसमें उन्होंने किया तो हम भी करेंगे, जिससे कम से कम गवर्नमेंट इसको बराबर कर दे कि भाई सबके लिए स्कूल ड्रेस ही लागू होगी। नहीं तो निश्चित तौर पर अभी यहाँ पर 50 लड़कियों को इजाजत दे दी तो बाकी के लोग डिप्रेशन में आएंगे कि ये तो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम भी तिलक लगा के आएंगे। रावत साहब, तो आपने कहा कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, लेकिन मैं वहां पर एक वकील साहब है जिनकी ओर से ये पिटीशन दायर की गई हाईकोर्ट में हिजाब के पक्ष में, उनकी मैं बाइट सुन रहा था। उन्होंने कहा कि भैया ये कोई दिक्कत नहीं, इनको ये क्रिया की प्रतिक्रिया है अगर है तो ये 2-3 दिन का इनका वह है, 2-3 दिन गले में डाल के आएंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा इनका आना, कोई दिक्कत नहीं हमको आए, लेकिन हमको हिजाब की परमिशन दे दे। नहीं, ऐसा नहीं है कि जब लगातार इस तरह की बातें होती हैं सुनील जी तो रेगुलर इस चीजों को किया जाता है। अभी कई बार क्रिश्चियन स्कूलों के अंदर आप देखिए, जब कभी आप तिलक लगा के चले जाते हैं किसी खास हिंदू त्योहार के ऊपर तो उस तिलक को हटवा देते हैं। अगर कलावा पहन के आप चले जाते हैं तो वहां का जो नन होती है या कोई पादरी होता है, कोई भी होता है, तो उसको हटवा देता है, तो विरोध तो खड़ा हो जाता है। इसलिए ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, इसमें कोई वो नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि स्कूल के जो नियम है उनको फॉलो करना चाहिए। और अगर कोई लड़के, मान लो लड़कियां अगर भगवा पहन के जाते हैं तो विवाद तो खड़ा होगा, क्योंकि ये निश्चित तौर पर है कि मान लो कांग्रेस के नेताजी बैठे हैं, अगर वो टोपी पहन करके आते हैं पार्लियामेंट में तो निश्चित तौर पर मैं अपना पगड़ी पहन करके आऊंगा, क्योंकि मैं क्यों कम रहूंगा? कि अगर आप 500 आदमी के सामने अगर ये दिखाना चाहते हैं भाई मैं स्पेशल मुसलमान हूं, तो निश्चित तौर पर हिंदू भी इस बात को दिखाएगा, सिख भी इस बात को दिखाएगा। ठीक है, वहां कोई रोक नहीं है, क्योंकि नहीं, वहां कोई रोक नहीं है। रावत साहब, हमने देखा कि ओवैसी साहब जब जाते हैं तो लगा के जाते हैं टोपी, और कोई हिंदू जो संत है जो लोकसभा में पहुंचते हैं
जैसे योगी जी हमारे पहले लोकसभा में बैठते थे या विधानसभा में भी बैठते तो भगवा वेशभूषा में बैठते हैं, साध्वी प्रज्ञा भगवा वेशभूषा में बैठती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप संसद में जा सकते हैं। बाकी जगह पर भी हिजाब और इस तरह की पहनने के लिए कोई रोक नहीं है इस देश में। आपने डॉक्टरों का उदाहरण दिया है, कई डॉक्टर्स है इस देश में जो महिला डॉक्टर्स है, वो उनको अगर लगता है हिजाब पहन के प्रैक्टिस करनी चाहिए, करती है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहां आ जाती है कि जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, जहां समानता की बातें सिखाई जाती है, जहां हमारे दिमाग को खोलने की पाठशाला जिसको हम कहते हैं, जहां अच्छी शिक्षा हम लेकर जाते हैं, वहीं पर हम एक धार्मिक कट्टरवाद का बीज क्यों बो रहे हैं, यह सवाल है। मखदूम खान साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। खान साहब, आपने तमाम मेहमानों को सुना होगा, इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि इतनी तो गुंजाइश है इस्लाम में कि सहूलियतें दी गई है और कहां पहन के जाना है, कहां पहन के नहीं जाना है, आपने कहा कि नहीं बहुत अनिवार्य है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान एक मुल्क है, जी जी मखदूम खान साहब, अफगानिस्तान एक मुल्क है हमारे बगल में, जी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरा सवाल सुन लीजिए। अफगानिस्तान हमारे बगल में मुल्क है, वहां पर कुछ महिलाएं हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है कि बुर्के से हमें निजात मिलनी चाहिए, हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये हमारी चॉइस होनी चाहिए, हम पर थोपा नहीं जाना चाहिए। और भैया इतना ही जरूरी है हिजाब पहनना, तो पुरुष क्यों नहीं पहन लेते? भैया पुरुषों को भी पहनना चाहिए ना, डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अगर महिलाओं के लिए हिजाब जरूरी है इस्लाम में, तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं? ये उन महिलाओं के सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस देश की पुरानी है, राहुल गांधी हो, आप हो या आपके पार्टी के वहां के नेता हो, क्या राजनीतिक नेताओं का यह धर्म नहीं है कि अगर कोई बरगला रहा है, कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, तो हम उनको सही रास्ते पर लेके जाएं, न कि उनको फिर आप वही गलत रास्ता दिखाएं? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है मखदूम खान साहब? देखिए, बच्चों ने ड्रेस वही पहनी है जो स्कूल ने फॉलो करने के लिए कहा है जी। और होता क्या है, अगर सिर्फ सिर ढकने से आपत्ति है तो मुझे समझ नहीं आता क्यों आपत्ति है। अगर कोई बच्ची, उसकी शादी हो जाती है, 18 साल से ऊपर की है, अगर वो सिंदूर लगाकर आती है या बिंदी लगाकर आती है, क्या उस पर भी एतराज करेंगे ये लोग? हमारे जो सिख भाई हैं, उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, नहीं मेरी बात है, जो सिख भाई है, धार्मिक मान्यताओं को धार्मिक मान्यताओं तक सीमित रखें आप। अगर आपके यहाँ पर धार्मिक मान्यताएं, आप उनको फॉलो करिए, हम अपनी फॉलो करेंगे। लेकिन आप उस बात को क्यों लेकर के बैठ जाते हैं कि भाई सिंदूर लगा के तो कोई आना चाहती है? स्कूल की अंदर जो एजुकेशन है वो बराबर होनी चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए, उसमें असमानता होने से बच्चों के अंदर ईर्ष्या पैदा होती है। जैसे कभी ओवैसी साहब का उदाहरण दिया कि टोपी पहन के पार्लियामेंट में जाते हैं तो बाकी के लोग उन पे उंगली उठाते हैं कि देखिए मुल्ले साहब आ गए, और उनको हीनता की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा नहीं, कौन देखते नहीं है लोग, आपकी गलतफहमी है। नहीं, कि देखिए ये इतना पढ़ा लिखा चाहे वो टोपी हो, चाहे वो पगड़ी हो, चाहे वो भगवा रंग हो, ठीक है रावत साहब, मखदूम खान साहब को बोलने दीजिए। पहनकर आता है, कोई एतराज नहीं। मखदूम खान साहब, भगवा पहनकर आते हैं, ठीक है खान साहब, मेरा जो सवाल है उस पर आप जवाब दीजिए कि अगर कोई, जैसे समानता का अधिकार, एक तरफ तो आप कहते हैं कि भारत में सबको समान अधिकार होने चाहिए, लेकिन कुछ जगह पर आप स्पेशल राइट्स मांगने लग जाते हैं, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, उसके समर्थन में आप आ जाते हैं। सर ढकने में कौन सा स्पेशल राइट मांग रहे हैं बताइए ना। हाँ मैं आपसे नहीं, ये एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, नहीं मखदूम खान साहब बनाना सिखा रहे हैं, नहीं मखदूम खान साहब एक बात बताइए मुझे, आज आप हिजाब की मांग का समर्थन कर रहे हैं, कल ऐसे ही कुछ लोग देश में वो कहेंगे कि नहीं, जैसे है ही आपके जमात के कुछ लोग हैं, बिरादरी के कुछ लोग हैं जो इस्लाम को कट्टरपंथ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उन्होंने कहा भी है, उनके बयान भी है कि लड़कों और लड़कियों के स्कूल अलग होने चाहिए इस देश में, लड़कों और लड़कियों को एक साथ नहीं पढ़ाना चाहिए। फिर कल उसकी मांग उठने लगेगी, फिर परसों ये कह दिया जाएगा कि एक मस्जिद भी बनवा दीजिए क्योंकि वहां पे भैया प्रेयर भी होनी चाहिए, हर जुमे को हमारे बच्चों को नमाज पढ़ने जाना पड़ता है। तो क्या आपको ये जायज लगता है? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। कल कुछ लोग बोलेंगे कि मंदिर भी होना चाहिए वहां, हम रोज भैया आरती करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि इससे ये जो शिक्षा है वहां शिक्षा हासिल करने जाते हैं हम? अगर आपको बुर्का ही पहन के जाना है तो आपके मदरसों की तो छूट दी गई है, मदरसे हैं तो वहां पढ़ने चले जाए जिनको बुर्का लगा के जाना है, हिजाब पहन के जाना है। आपको नहीं लगता है कि आपको कांग्रेस पार्टी के नाते उसका समर्थन नहीं करना चाहिए? आप गलत कर रहे हैं समर्थन करके। आप ईदगाह को मंदिर मस्जिद कहां से कहां ले जाते हैं, ये समझ से बाहर है जी। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सुनिए बोलिए। बच्चे हैं वो अपनी पगड़ी बांध कर आते हैं, ये उनके मजहब का एक अभिन्न अंग है और वो करते हैं, ये पूरी छूट है, ये मुस्लिम के लिए, हिंदू सबके लिए भी है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूँ, बच्चियों ने ड्रेस वही पहनी है जो स्कूल द्वारा कही गई है, कार भी उसी रंग का लगाया है जैसे उनकी ड्रेस है,
ऐतराज किस लिए? कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्ची को पर्दे में रखना चाहते हैं, लेकिन साथ में चाहते हैं स्कूल में भी पढ़े। तो ये कुछ बच्चियां हैं, अगर इनकी हिजाब की वजह से पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, पेरेंट्स नहीं भेज पा रहे हैं, तो आप बल्कि अप्रिशिएट करिए, कोई बात नहीं, अब बच्चों को कम से कम स्कूल तो भेजिए। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ वाला नारा सिर्फ कहने वाली बात नहीं होनी चाहिए, उस पर अमल भी होना चाहिए। हाँ, नहीं मखदूम खान साहब ठीक कहा आपने, बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को बुरके में हिजाब में डाल के पढ़ाओ और बेटी बचाओ ये तो नहीं कहा गया है ना। और आप इस को क्यों, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इसका आप बचाव कर रहे हैं। जैसे कि मैं ये समझना चाहिए, बाकी मुल्कों का मैंने आपको उदाहरण दिया, बड़े बड़े इस्लामिक मुल्क, सीरिया जैसा, जहां पर स्कूलों में नहीं है जरूरी, तो क्या मतलब है वहां पर वो शिक्षा हासिल नहीं कर पाती है बेटियां। आप एक तरफ इक्वालिटी की बात करते हैं। न्यूजीलैंड में जी नहीं, न्यूजीलैंड में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब की इजाजत दी, आपको मालूम है? हाँ, नहीं ठीक है वो देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि सेक्युलर मुल्क है सब। उदाहरण क्यों नहीं दे रहे? हाँ नहीं, आप अगर इस तरह की मांग करेंगे, मैंने आपको उदाहरण दिया कि कल अगर कोई घूंघट की मांग करेगा, आप समर्थन करेगी कांग्रेस पार्टी उसका कि स्कूलों में घूंघट लगाकर लड़कियां आए? देखिए, जिस ड्रेस की रिवाज ऐसा है जी, ड्रेस के हिसाब से सिर्फ सिर ढकने की बात हुई और कोई बात नहीं है। सिर्फ सिर ढकने को आप कहां से कहां ले जा रहे हैं? नहीं मैं नहीं ले जा रहा हूं, मैं तो सर कांग्रेस पार्टी के स्टैंड की बात कर रहा हूं। हमारे साथ 5 मेहमान है, जिसमें से 4 मेहमानों ने इसका विरोध किया। सिर्फ आप एक मेहमान है जो ये कह रहे हैं कि नहीं ये होना चाहिए, उनको करने देना चाहिए, जबकि इस्लामिक स्कॉलर है हमारे साथ जिनको इस्लाम की अच्छी जानकारी है, वो भी कह रहे हैं। बच्चियों के माँ बाप सर, ये मखदूम साहब को मैं बताना जी फरत अली खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मखदूम खान साहब, मखदूम साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, 1947 से पहले जब अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस वक्त भी मखदूम खान जैसे और अन्य लोग जैसे उसके विरोध में आ गए थे कि सारे जहां से अच्छा कैसे हो सकता है, सारे जहां से अच्छा तो हमारा मक्का और मदीना हो सकता है। इकबाल साहब को झेलना पड़ा था। इसके अलावा सैयद अहमद खान ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाई तो उसके भी उसने विरोध में मुस्लिम समाज उतरा और ये कहा कि ये अंग्रेजी तालीम देना चाहते हैं। आज जैसे ये हिजाब की और इसकी बात कर रहे हैं, जबकि कह दिया गया कि इकरा बिस्मे रब्बे कल्लज़ी, पढ़ो उस रब का नाम लेकर। इल्म हासिल करना जरूरी है। हदीस मुस्तनद हदीस है कि इल्म हासिल करो, चाहे चीन क्यों ना जाना पड़े। अगर चीन जाएंगे तो हम अपना बुर्का नहीं लेके जाएंगे, हम अपना हिजाब नहीं लेके जाएंगे, जो वहां की ड्रेस कोड होगी वो पहनेंगे, लेकिन इल्म हासिल करेंगे। इल्म का विरोध करने वाला कोई भी शख्स वो ना तो अच्छा हिंदू हो सकता है ना मुसलमान हो सकता है, और मैं तो कहता हूं कि वो अच्छा इंसान भी नहीं हो सकता। इल्म एक ऐसी चीज है जो आदमी को इंसान बनाती है। अब इंसानियत की जरूरत है इस देश में और इंसानों की जरूरत है। किसी भी चीज का विरोध करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, बहुत अच्छा आप टॉपिक लेके चल रहे हैं। इस वक्त में हमें वतन परस्ती का जज्बा सरचार करना चाहिए। अगर कहीं पर कोई हल्की सी भूल चूक भी हो जाए किसी से तो उसे माफ कर देना चाहिए, अपने मुल्क के फेवर में रहना चाहिए। और राज साहब, एक बहुत इंपोर्टेंट मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि 2014 से पहले जो मुहर्रम के या ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकलते थे उसमें हरे हरे झंडे दिखाई देते थे, लेकिन 2014 के बाद आपने देखा होगा, मखदूम साहब आपने भी देखा होगा और लोगों ने भी, कि तिरंगे झंडे भी दिखाई देने लगे। इससे हमें लगता है कि हमारे अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा सरचार हुआ है। और हम जो ये छोटा सा जो हिजाब वाली बात कर रहे हैं लोग, हम ये चाहते हैं कि जो स्कूल का ड्रेस कोड है, स्कूल के ड्रेस कोड में ही हम अपनी बेटियों को भेजें कि वो अपने हिजाब में नहीं उलझें, वो सिर्फ शिक्षा पे अपना और तालीम पे ध्यान लगाएं। ठीक, बहुत अच्छी बात कही फरत खान साहब आपने, और यशवर्धन साहब ने भी इस ओर इशारा किया कि ये पॉलिटिकल कुछ इसमें कॉन्स्पिरेसी और साजिश नजर आ रही, क्योंकि क्या इसके पीछे ये हो सकता है कि जो इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली जो बेटियां पढ़ने के लिए निकल रही है, तो क्या हिजाब के चक्कर में उनको उलझा के फिर उनको तालीम से क्या दूर करने की साजिश है, और कौन है इसके पीछे? ये बिल्कुल जी बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि जो हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए निकल रही हैं, आज देख लीजिए कि हम लोगों ने ये तरक्की की है कि IAS हम ज्यादा बन रहे हैं, हम PCS ज्यादा बन रहे हैं। अब हम
अपनी जो हमारी जो इस्लाम की तालीम है वो हम अपने मस्जिद, अपने खाने का और अपने हुजरों और सब जगह पर रखना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं ठीक ठीक फरत अली खान साहब, ठीक कहा आपने। और यशवर्धन साहब ने भी इसी की ओर इशारा किया कि ये राजनीतिक कोई मकसद हो सकता है, क्योंकि बेटियां अगर पढ़ेगी, पढ़ लिख कर आगे आएगी, तो फिर जो कट्टरपंथी जो लोग हैं, जो कट्टरपंथी मानसिकता के लोग हैं, जो 3 तलाक के समर्थन में, जो हलाला के समर्थन में हैं, जी बिल्कुल, उनके फिर दरवाजे जो है बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो बेटियां जवाब देने लगेंगी। भारतीय जनता पार्टी, शाही साहब कुछ कहना चाह रहे, बोलिए शाही साहब। देखिए सुनील जी, राहुल गांधी जी ने इसका समर्थन किया, उनके पार्टी के नेता तो करेंगे, सिद्धारमैया जी ने किया, और देश को तोड़ने वाले फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने समर्थन किया इसका, महबूबा मुफ्ती ने समर्थन किया, इन सब लोगों ने समर्थन किया। इन्होंने क्या, दिलीप भाई ने बहुत बढ़िया बात कही, राजनीतिक माहौल इनको क्रिएट करना है, क्योंकि ये उस दल के सदस्य हैं जिस दल का प्रधानमंत्री ये कहता है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। चलिए ठीक है, वो भी सही मान लेते हैं, लेकिन ये लोग मुसलमानों का वोट चाहते हैं, मुसलमान इनको प्रिय नहीं है, इसलिए ये शिक्षा में भी इस चीज को घुसाना चाहते हैं कि हिजाब पहनकर लड़कियां अंदर जाएं, यानी कि वहां का माहौल खराब करें। हम तो बोल रहे हैं भाई, आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना हो मत जाइए। इनको कहना चाहिए कि स्कूल का जो यूनिफॉर्म है, एक यूनिफॉर्म जब ड्रेस कोड लागू है तो मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर राहुल गांधी जी को एक राजनीतिक बयान देने के बजाय उनको वहाँ पर चुनाव दिखने लगता है, यानी कि ये बताता है कि ये मुसलमानों के साथ नहीं है, मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए इनको। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने और केरल हाई कोर्ट ने इस पर फैसला भी दे रखा है कि जहाँ ड्रेस कोड है वहां पर ये सब चीजें लागू नहीं की जाएंगी। देखिए किस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। दुबई में क्या था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता था, आखिर दिया कि नहीं? वहां तो सरिया कानून दुबई और यूएई में लागू है, लेकिन वहां ड्राइविंग लाइसेंस मिला, लड़कियां आज गाड़ी चला रही हैं। तो ये विश्व बदल रहा है। आजकल पढ़ के जो है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो अच्छे अंग्रेजी स्कूल में जा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, न कि उनको हिजाब में ढकेलना चाहिए। बिल्कुल ये लोग हिजाब में ढकेलने का काम, राहुल गांधी के अनुयायी हमारे मखदूम भाई बैठे हैं, इन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। अब राहुल जी ने कह दिया तो इसको ये गलत कैसे कहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो इस्लाम का जो संस्थापक मुल्क कहा जाता है, जहां से इस्लाम निकला है, वो देश इतना लिबरल हो रहा है, लगातार अपनी जो पॉलिसीज है, शरिया कानून में जो वहां के बदलाव है उसमें वो बदलाव कर रहा है, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा छूट दे रहा है, खेलने की परमिशन दे दी गई, ड्राइविंग की परमिशन दे दी गई, और तमाम तरह कपड़ों पर जो बंदिश थी, पहले वहां बिकनी कोई पहन नहीं सकता था, उसकी छूट लगातार, और वो मुल्क लिबरल होता जा रहा है। लेकिन हम उसके उलट भारत में देख रहे हैं, जिसको हम सेक्युलर मुल्क कहते हैं, वहां कुछ इस तरह की बातें की जाती है कि नहीं, उसको हम फिर उसी चीजों की तरफ हम ले जाएं। मैं यशवर्धन साहब के पास जाना चाहूंगा। दिलीप साहब, जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया और इसका जो फरत अली साहब है यही इसका जिक्र कर रहे हैं, क्या ये जो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा जनाधार रखता है और वो कई सीटों पर निर्णायक इसमें है, और उसको लेकर तमाम तरह की दावेदारियां हैं, कांग्रेस पार्टी अपना दावा जताती है, ओवैसी साहब आ गए अपना दावा जताने के लिए, बाकी तमाम दल अपना अपना दावा जता रहे, तो क्या ये विवाद उसी से जोड़ा जाए? मैंने तो पहले भी कहा था सुनील जी कि भारत में 365 दिन कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं किसी न किसी स्टेज के, और ये जो धर्म की डिस्टर्बेंस है, ये धार्मिक मान्यताओं को लेकर के हमेशा अड़चने आती हैं, राजनीति होती है, ये सिर्फ इस देश में होने वाली राजनीति का ही नतीजा है। अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो ये डिस्टर्बेंस आपको 5 साल में एक ही बार सुनाई देगा, 4 साल तक इस तरह की कहीं कोई बयानबाजी नहीं आएगी। और मेरा ये कहना है सुनील जी, जो मखदूम साहब हैं या जो स्कॉलर साहब बैठे हो, मेरी बात को अदरवाइज ना लें, जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा पर्दा नशी है, रेस्ट्रिक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, औरतों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, ये लोग वहां ऑब्जेक्शन क्यों उठाते जब इनके जब मुस्लिम समुदाय की लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाती हैं, उनके ऊपर कभी क्यों ये लोग वो नहीं लगाते हैं? क्योंकि वहां तो पर्दा नशीली का कोई काम ही नहीं है, वहां तो बड़ी ज्यादा बेहयाई है, तो वहां पर कभी क्यों रोक क्यों लगाते? क्या वहां इस्लाम कभी खतरे में नहीं आता है? क्या वहां पर इस्लामिक जो रूल्स हैं वो लागू नहीं होते हैं? वहां पर ऐसा क्यों नहीं होता है? जबकि पाकिस्तान जो प्योर इस्लामिक कंट्री है, वहां पर भी ये चीजें बहुत ज्यादा है, वहां पर भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वहां पर भी फिल्में बन रही हैं, पाकिस्तान नहीं लगाता इन सब चीजों पे। तो ये जो धर्म की मान्यताएं हैं, ये हमारी चॉइस पर क्यों होती है?
सबसे बड़ी चीज ये है, सुनीति, समझने वाली है हर इंसान को। किसी धर्म के लोगों को नहीं, इंसान को समझने वाली है। न सनातन धर्म बुरा है, न इस्लाम धर्म बुरा है, न कोई धर्म बुरा है। ये जो कट्टरपंथ का धर्म होता है, और कट्टरपंथ बाई चॉइस, ये सबसे खतरनाक धर्म कि जहां मुझे मेरी जरूरत है, या जहां मुझे उस बात को उठाने से फायदा मिलने वाला है, या जहां पर मुझे जन समर्थन मिलने वाला है, या जहां पर राजनीतिक डिस्टर्बेंस होने वाला है, वहां पर मैं धर्म को आड़े ले आऊं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने यशवर्धन साहब। लेकिन राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है, जैसे कि कांग्रेस के अगर बड़े नेता इस पर ट्वीट करे तो बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि इस तरह के विवाद को अगर वो ये कहकर खारिज कर देते हैं तो ये इतना बड़ा विवाद ही नहीं बढ़ता, क्योंकि सारे राजनीतिक दल तो इसके समर्थन में आ गए। तो छात्राओं को भी लगता है कि हाँ, हम गलत कर रहे हैं और हमें इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मैं ये भी जानना चाहूंगा दिलीप साहब, क्योंकि आगे अभी हमने देखा कि जैसे अगर मुस्लिम महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है वो अगर पहले के मामले में देखें तो लगातार इजाफा हो रहा है भारत में। मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो तालीम हासिल कर रही है, मदरसे से निकल के वो स्कूलों की तरफ जा रही है। तो क्या उससे भी इसको जोड़कर देखा जाए? क्योंकि अगर वो शिक्षित होंगी तो कट्टरपंथियों की दुकान बंद होंगी, क्योंकि वो सामने आएगी और बोलेगी कि नहीं, आप जो बता रहे 3 तलाक, हलाला और बाकी जो कुरीति है उसके खिलाफ वो बोलेगी। क्या इसके लिए भी ये साजिश हो सकती है कि नहीं, आप उसी दायरे में रहिए, लकीर रांगने की कोशिश मत कीजिए? बिल्कुल, जैसे ये बात अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम समुदाय में औरतों को बहुत नीचा दिखाया जाता है जी, उनको एक भोग की वस्तु मानी जाती है। ये मुस्लिम समुदाय का मानसिक जो टेंडेंसी है, जनरल टेंडेंसी। ऐसा मेरा ये कहना है, मेरा सवाल भी है। मैं आता हूँ फरहत अली साहब आपके पास आऊंगा। जी, मैं आऊंगा फरहत अली साहब आपके पास। जो महिलाएं जो महिलाएं पढ़ लिख करके मॉडर्न जिंदगी जी रही हैं, जो बड़े शहरों में रही हैं, जो कॉर्पोरेट में काम कर रही हैं, क्या वो सभ्य नहीं है? अगर उन्होंने हिजाब नहीं पहना तो क्या वो सभ्य नहीं मानी जाएंगी? क्या हम उनको गलत दृष्टि से ही देखेंगे? पहला। दूसरा, जो आपने कहा कि राजनेताओं की जिम्मेदारी बनती है, सुनील जी, समय ऐसा परिवर्तित हो गया है कि राजनेताओं की जिम्मेदारी तो है, लेकिन ये डिस्टर्बेंस पैदा करना राजनेताओं की मजबूरी हो गई है, क्योंकि आपके पास और कुछ कहने को तो है नहीं। काम आप ऐसा कोई करते नहीं है जिसको बता करके आप जनता को अट्रैक्ट करेंगे, तो जनता की भावनाओं से ही खेला जाता है। और धर्म एक ऐसी भावना है इस देश में, स्पेशली हिंदुस्तान में, जहां पर राजनीति का केंद्र टिक गया है, और ये केंद्र धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। एक तरफ तो हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक तरफ तो हम विश्व गुरु बनने की बात करेंगे, एक तरफ तो हम अपने आप को 21वीं शताब्दी की ओर ले जाने की बात करेंगे, और लेकिन हमारी जो जड़ें हैं वो अभी भी धार्मिक मान्यताओं से ही जुड़ी हुई हैं। हम अब ऋषि युग में नहीं जी रहे हैं, हम उन पुरानी पौराणिक मान्यताओं में नहीं जी रहे हैं। धर्म का मानना, धर्म का पालन करना, और 1947 के बाद कानून ने भी आपको ये इजाजत दे दी है कि जो धर्म है वो आपकी इंडिविजुअलिटी पर डिपेंड करता है, वो आपकी व्यक्तिगत मान्यता है। जहां पर कम्युनिटी एज ए होल की बात आएगी, वहां पर कानून का राज चलेगा। बिल्कुल, चाहे आप बाइबल की बात करिए, चाहे कुरान की बात करिए, चाहे आप ग्रंथ की बात करिए, लेकिन जो सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है वो है संविधान। बिल्कुल, सबसे बड़ा कानून। जी, आपने ये सही कहा कि कानून यही कहता है कि आपको अधिकार तो है, आपको संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन वो संवैधानिक अधिकार जैसे ही दूसरे के कम्युनिटी को वो परेशान करने लगे या किसी और के अधिकारों में दखल देने लगे, तो फिर आपके अधिकार वहीं पर रद्द हो जाते हैं। दूसरे अधिकार सुनील पब्लिक प्लेसेस पर नहीं है जी। अब अगर मान लीजिए 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड में कोई बच्ची हिस्सा लेती है मुस्लिम परिवार से, और वो ये कह दे कि मैं हिजाब पहन के जाऊंगी, तो ये अलाउड नहीं है जी। ये अभिव्यक्ति की आजादी या जो रिलीजन को फॉलो करने की आजादी है, रिलीजन को फॉलो करने की आजादी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग ये तो पढ़ लेते हैं कि हमें धर्म को मानने की, हमें संविधान ने आजादी दी है, लेकिन उस आजादी के साथ साथ कुछ दायरा भी दिया है, आपको वो दायरा भी मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मैं रावत साहब के पास जाना चाहूंगा, एच एस रावत साहब, आपने एक जो बात कही, मैं आऊंगा आपके पास फरहत अली साहब, मखदूम साहब, मैं रावत साहब से ये समझना चाहूंगा। आपने कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, अगर कोई करेगा तो हम भी वैसा ही करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि सनातन जो है, सनातन धर्म जो है वो बहुत सहिष्णु धर्म माना जाता है और उसके सारी दुनिया जो है मिसाल देती है। और हाल का एक इंसिडेंट से मैं उसको जोड़ूंगा कि ओवैसी साहब पर एक हमला हुआ, 2 बच्चों ने गोलियां चला दी उनके गाड़ी पर, काफिले पर, और उन्होंने कहा कि उनका भाषण हमको पसंद नहीं था, वो भाषण जरा गड़बड़ दे रहे थे, इसलिए हमें गुस्सा आ गया और इसलिए हमने उनके ऊपर गोलियां चला दी, हम उनकी जान ले लेते। तो आपको नहीं लगता कि ये जो राजनीतिक दल है या इस तरह की जो हम रैशनल बातें अगर करेंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया की बात करेंगे, तो हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं
जो हमारे लिए भी खतरनाक है, सनातन पर भी वो कलंक के जैसे होगा मामला। नहीं। अब वो जमाना सुनील जी चला गया जो सनातन सहिष्णु था ना, जो सनातन जो पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह देखता था, उस सनातन के ऊपर इतने हमले हो चुके हैं, इतने उसके ऊपर चाकू गोद दिए गए। जम्मू कश्मीर के अंदर वो हमारे सामने है। जम्मू कश्मीर हमसे बुलाया नहीं जाता, केरल हमसे बुलाया नहीं जाता, आसाम हमसे बुलाया नहीं जाता, पाकिस्तान का डंक, बांग्लादेश का डंक, वहां पर हमारी जो दुर्गा पूजा होती है किस तरह से उन पांडालों को जलाया जाता है, वो हमसे बुलाया नहीं जाता। अब वो सनातन उस प्रकार का सनातन नहीं है जो पहले सनातन होता था। अब तो सनातन अपनी रक्षा करनी आ गई है। क्या अगर आप इसी गालते में रह गए कि भाई सनातन तो बहुत अच्छा है, सहिष्णु है, सबकी बात मान लेगा, है ना, तो वो बात अब नहीं है सुनील जी। अब तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। अगर जम्मू कश्मीर जलेगा तो दूसरे भी जलेंगे, अगर वहां पर कहीं ना कहीं गोली चलेगी तो दूसरी जगह पे भी चलेगी। ये बात अब समझनी पड़ेगी, तब जाके देश में प्यार से रहा जा सकता है। इसलिए अगर आप हिजाब के साथ भेजोगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भगवे के साथ कोई ना कोई आएगा के साथ ये ना निश्चित हिंदुओं है। के साथ तभी जाकर के हिंदुस्तान बैलेंस हो बनाने सकता की है। बात करिए आप महाराज। कांग्रेस ने मैं हमेशा आ रहा हूं, फरत साहब आपके पास आ रहा हूं। ना ये गलत बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आ रहा हूं। नहीं, मतलब टीवी पर नहीं रावत साहब, नहीं रावत साहब जी फरत अली साहब, मैं 1 मिनट। नहीं रावत साहब, आपने कहा निश्चित तौर पर सनातन के बारे में जो आपने बात की ये आज का नहीं है। हमारे सनातन के अगर आप देवी देवता देखेंगे तो सबके हाथ में शस्त्र होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम शस्त्र जो है वो सनातन की पहचान तभी से है कि हमारे हाथ में शस्त्र है। जैसे कहा यह जाता है कि हम हमारी सनातन परंपरा में हम सांपों को दूध भी पिलाते हैं, नाग पंचमी जब आती है तो हम सांपों को दूध पिलाते हैं। लेकिन उसी सनातन परंपरा में एक सर्प यज्ञ करने की भी परंपरा है। अगर आपको जानकारी होगी कि सांप जब बहुत ज्यादा फन उठाने लगता है तो एक सर्प यज्ञ भी हम करते हैं। लेकिन जिस तरह की मेरा यह सवाल था कि हम ये नहीं कह सकते कि वहां जलेगा तो हम भी जलाएंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया इस तरह से नहीं हो सकती। हाँ निश्चित तौर पर इसका मतलब ये है सुनील जी कि हिंदू पिटता रहे, हिंदुओं को गाली देता रहे और वैसे हम बर्दाश्त करते रहे, हिंदुओं के खिलाफ जम्मू कश्मीर की मस्जिदों से बोल दिया जाए या तो हिंदू नहीं इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता रावत साहब। हम बांग्लादेश में अत्याचार सहते रहे, पाकिस्तान में अत्याचार सहते रहे, अगर हम खंडन करते हैं लेकिन तो हम कहीं ना कहीं आक्रामक हो गए। की बात नहीं करते, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है फरत अली साहब कुछ कह रहे, फिर मैं दिलीप जी के पास जाऊंगा। जी फरत अली साहब आप बोलिए। कानून होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। और अगर कांग्रेस के नेता साहब बैठे कॉमन सिविल कोड आता है तो सबसे पहले ये विरोध करेंगे। ठीक है मैं आऊंगा रावत साहब। मैं फरत अली साहब से समझ लूं क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। कहीं पर भी कश्मीर में अगर ज्यादती हुई तो उसको ज्यादती माना जाना चाहिए और मुसलमानों को भी उसकी निंदा करना चाहिए। और मैं भर्त्सना भी करता हूँ, निंदा भी करता हूँ कि कानून को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जैसे अभी आतंकवादियों ने 3 आइडेंटिटी कार्ड देख के मारे थे, सबसे पहले निंदा करने वाला मैं था। दूसरी बात, नहीं फरत अली साहब ये सही है कि इस देश में आप जैसे मुसलमान है, इसकी कोई मतलब दो राय नहीं है, लेकिन आपको लगता नहीं कि कुछ इस देश में है लोग जो इस तरह के लोगों का समर्थन भी करते हैं और कोई उसके खिलाफ बोलता नहीं है। कमलेश तिवारी का गला रेत दिया गया, जाहिर तौर पर उसने कोई कुछ गलत किया होगा, लेकिन उसका गला रेत दिया गया, उस पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि ये गलत हुआ है, नहीं करना चाहिए। रेडिकलाइज तो दोनों तरफ किया जा रहा है ना, और रेडिकलाइजेशन के ही जवाब में दूसरी तरफ भी अब रेडिकलाइजेशन होने लगा है। कोई भी हिंसा को बढ़ावा देना नहीं चाहता, सब अहिंसा के पुजारी हैं और कोई मजहब, चाहे इस्लाम मजहब हो, चाहे हिंदू पंथ हो, सनातनी हो, वो हिंसा को बढ़ावा देना नहीं चाहते। हम जैसे और महाराज जैसे लोग जैसा अभी कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया को अब देश ना तो हिंदू ही अच्छा कहते हैं ना मुसलमान अच्छा कहते हैं। ओवैसी जी पर जो गोली चली उसकी हम निंदा भी करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं। और ओवैसी जी से ये बात कह देना चाहता हूं मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि ओवैसी जी आप भी अपने शब्दों के जो बाण हैं, जो शब्दों की गोलियां हैं, वो इस तरीके से नहीं चलाया करिए, क्योंकि आप वहां पर एक शब्द बोल देते हैं और हम लोगों को गलत नजरों से यहाँ देखा जाता है। हम सब हिंदुस्तानी बनके रहना चाहते हैं। बात चल रही है हिजाब की, बात
ठीक बात ठीक चलेगी फरहत अली साहब, ठीक, विद्यार्थी- आपने बहुत अच्छी बात कही और निश्चित तौर पर ऐसे ही रहना चाहिए, तभी हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तान बनकर रह सकता है, मुल्क रह सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस मुल्क में कुछ ऐसे भी लोग हैं, वीडियो वायरल हुआ था, एक देखा होगा, एक नौजवान लड़का था, वो कह रहा था, पुलिस वाले को ही धमका रहा था उत्तर प्रदेश में कि या तो तुम ही रहोगे, चुनाव हो जाने दो, या फिर हम ही रह लेंगे। तो ये इस तरह की भी धमकियां दी जाती है। यशवर्धन साहब से मैं कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनसे पूछ लूं। ठीक है फरहत अली साहब, मैं आऊंगा, यही इसी रेडिकलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, मैं आता हूं। यशवर्धन साहब आखिरी कमेंट, 30 सेकंड है यशवर्धन साहब। पूर्व मंत्री धमका रहा है कि इस देश में जितनी भी धार्मिक मान्यताएं हैं वो व्यक्तिगत तौर पे मानी जानी चाहिए, सामाजिक तौर पर, और जब देश की बात आती है तो कानून के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। जी जी ठीक। कानून जब भारतीय संविधान बना था तो वो इसी नजर से बना था, उसके पहले इस देश में कोई कानून नहीं था, जिसको जैसे जीना होता था जिया करता था। लेकिन संविधान बन जाने के बाद कानून का राज चलना चाहिए, किसी धर्म का राज नहीं चलना चाहिए, किसी समुदाय का राज नहीं चलना चाहिए। जी मखदूम साहब 30 सेकंड में बोलिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अंतिम कमेंट 30 सेकंड में। पहले तो मैं फरहत अली साहब का जवाब देना चाहता हूँ। जिनकी गलतफहमी ये है कि 2014 के बाद मुस्लिम इलाकों में झंडे दिखाई देने लगे, तिरंगे। ये तिरंगे हमेशा और हमेशा रहेंगे। आरएसएस मुख्यालय पे जरूर कुछ साल पहले, ठीक है, अंतिम में ये तो बोल दीजिए कि भैया हम भी खिलाफ में हैं, नहीं, छात्राओं की अपनी चॉइस होनी चाहिए, स्कूलों में नहीं जाना चाहिए, जिस पर डिबेट है जी, उस पर सुधार करेंगे आप 1 घंटे के बाद अपने स्टैंड में। मेरी बात सुनिए ना जी, ये मोदी और बिन की बीमारी इन्हें भी हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोग कह रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया, इसका मतलब इनको संविधान में भरोसा नहीं है। भाई एक आदमी जो एमपी और एमएलए रहा, हमारे उससे वैचारिक मतभेद है, ठीक है मकबूल खान साहब, समय नहीं है मेरे पास। अश्विनी जी 30 सेकंड, अंतिम कमेंट अश्विनी जी। देखिए संविधान की बात मखदूम जी कर रहे हैं तो कम से कम अपने नेता राहुल गांधी को समझाएं कि संविधान पर भरोसा रखे, जहां ड्रेस कोड लागू है उसको लागू रखने दे, भड़काने का काम न करें, क्योंकि हिंदुस्तान में रहकर अगर एक जाति एक धर्म को भड़काने का काम देश की विफलता करेंगे तो उसका मैसेज पीछे तक गरज जाएगा। और मखदूम जी तो उसके लिए लेपन करेंगे क्योंकि इनके नेता ने बोला है, लेकिन उन नेताओं को सोचना चाहिए जो भड़काने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया शाही साहब, तमाम मेहमानों का, मखदूम खान साहब, रावत साहब, समय की कमी है और निश्चित तौर पर एक बहस करने की हमने कोशिश की कि शिक्षा में भारत में तालिबानीकरण करने की साजिश कौन कर रहा है और शिक्षा में एक कट्टरवाद की जरूरत क्या है। क्या हिजाब इतना जरूरी हो गया है कि स्कूलों में पहनकर ही उसे जाना चाहिए, और उसे राजनीतिक रंग देने के पीछे किसकी और क्यों साजिश है। और उस पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनकी चर्चाएं बहुत खुले विचारों वाली रही है और कहा गया है, इस्लामिक स्कॉलर ने भी बताया कि इस्लाम का ये अभिन्न अंग नहीं है और जरूरी नहीं है कि हम हिजाब पहनकर ही जाएं, लेकिन उसके बावजूद इसको लेकर विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के मेहमान इस पर अड़े हुए हैं कि नहीं, छात्राओं को परमिशन दी जानी चाहिए और इसका एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। सवाल देश का है में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।